हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की क्लास में हम संविधानवाद से जुड़ा हुआ एक और अगला विषय देखने जा रहे हैं और वो है संविधानवाद के आधार, बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आधार किसको बोलते हैं? आधार का मतलब होता है जिस पर कोई भी व्यवस्था टिकी हुई है। जैसे अगर हम घर की बात करें तो एक घर किस पे टिका होता है? नींव पर टिका होता है। नींव क्या है? आधार है। बिना नींव के हम किसी भी भवन की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। आधार किसी भी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। जैसे नींव मकान को मजबूती प्रदान करती है, किसी भवन को मजबूती प्रदान करती है, उसी प्रकार एक सशक्त आधार किसी भी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। तो जो संविधानवाद स्थापित होता है किसी राज्य या राज व्यवस्था के अंदर, तो वो संविधानवाद किन आधारों पर स्थापित होता है ना, उन आधारों की चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आधार हम बता सकते हैं संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य। मतैक्य का मतलब क्या है? एक मत रखना, एक सहमति व्यक्त करना। कौन करेगा? तो यहां हम कहते हैं कि हर राज्य के अंदर नागरिक निवास करते हैं, उन नागरिकों पर ही संविधान लागू किया जाता है ना। तो ये आम सहमति या मतैक्य की भावना राज्य के नागरिकों में होनी आवश्यक है। किसके प्रति? तो आगे आपने देखा होगा संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रिया। अब यहाँ संस्थाओं का मतलब क्या है? संस्थाओं का मतलब है जैसे राज्य को चलाने के लिए सरकार होती है, और आप लोगों ने पढ़ रखा है सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये एक तरह से राजनीतिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का निर्माण कैसे होगा, इनकी कार्य और शक्तियां क्या होंगी, इनके स्वरूप क्या होंगे, इनकी प्रकृति क्या होगी, ये कैसे काम करेंगे, इनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाएगा, नियंत्रण रखने वाला कौन होगा, ये सब क्या कहलाता है? संस्थाओं का ढांचा और संस्थाओं की प्रक्रिया। तो अगर एक राज्य में रहने वाले नागरिक उस राज्य की सभी संस्थाओं जो भी उसका शासन का संचालन कर रही है, उन संस्थाओं के ढांचों पर और उनकी प्रक्रियाओं पर एक मत रखती है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि एक अच्छा संविधान उस राज्य के अंदर निर्मित है और उस अच्छे संविधान के आधार पर जो शासन किया जा रहा है वो संविधानवाद को मजबूती प्रदान करता है। तो पहला आधार हम लोगों ने क्या देखा संविधानवाद का? कि किसी भी राज्य के अंदर रहने वाले नागरिक जब उस राज्य की संस्थाओं के ढांचे, स्ट्रक्चर और उनके प्रोसेसेस के ऊपर एक राय रखते हैं, पूरा विश्वास जनता को सरकार और उनकी नीतियों पर होता है, तो ऐसे व्यवस्था को हम कहते हैं कि वो एक अच्छी संविधानवाद की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में यही पूरा विचार, संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य का विचार संविधानवाद का एक आधार बनता है। तो ये पहला आधार अभी हम लोगों ने देखा। दूसरे आधार की अगर हम चर्चा करें, संविधानवाद कैसे मजबूत स्थापित भी होता है और मजबूत भी होता है, तो दूसरे आधार के रूप में हम बता सकते हैं कि हर राज्य के अंदर राज्य की नीतियों को क्रियान्वित कौन करता है, निर्मित कौन करता है, रक्षा कौन करता है? सरकार। हम लोगों ने पढ़ा है राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसको मूर्त रूप सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सरकार में हम किसको लेते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब ये सरकार किस आधार पर काम कर रही है? क्या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका निरंकुश है? क्या उसके पास असीमित शक्तियां हैं? क्या वो जो चाहते हैं उस तरह से वो काम कर सकती है? या सरकार के ये अंग या सरकार का ये स्वरूप विधि के द्वारा नियमित है? एक शब्द आप देखो इस आधार में, विधि का शासन। आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, विधि के शासन का मतलब क्या है?
जिस राज्य के अंदर विधि या कानून सर्वोपरि हो, जिस राज्य के अंदर विधि या कानून सर्वव्यापी हो। इन दोनों का मतलब क्या है? सर्वोपरि का मतलब राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी कानून के ऊपर नहीं है, सब कानून के अधीन है। और सर्वव्यापी का मतलब पूरे राज्य के अंदर विधि समान रूप से व्याप्त है। राज्य के किसी भी कोने में कहीं पर भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति या वर्ग या समुदाय है, उन पर विधि समान रूप से लागू होती है। तो ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर विधि या कानून सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है, विधि के तहत सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को हम विधि के शासन की व्यवस्था कहते हैं। तो अगर किसी राज्य के अंदर सरकार विधि के शासन के द्वारा संचालित हो रही है, तो जनता को सदैव ये विश्वास बना रहता है कि सरकार या शासन निरंकुश नहीं होगी, बल्कि कानून के द्वारा, उस कानून के द्वारा जो जनता चाहती है, जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्मित हुआ है, उस कानून के अनुसार शासन किया जाएगा। और जब ऐसी व्यवस्था स्थापित होती है तो वो संविधानवाद को मजबूती प्रदान करती है। तो दूसरा आधार क्या है संविधानवाद का? कि राज्य के अंदर सरकार विधि के शासन के द्वारा संचालित हो। तीसरी बात अगर हम कहें संविधानवाद को मजबूती कौन प्रदान करता है या संविधानवाद का आधार क्या है, तो तीसरा तर्क हम इसमें दे सकते हैं कि समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति आवश्यक है। अब आप याद करो, कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि राज्य के अंदर जो नागरिक रहते हैं, जिसको हम नागरिक समाज भी कहते हैं, जिसको हम राजनीतिक समाज भी कहते हैं, मनुष्य कहाँ रहता है? बेसिकली समाज के अंदर रहता है। तो उस समाज में रहने वाले मनुष्यों के सामान्य उद्देश्य क्या है? वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और उसके लिए उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, उनकी आस्थाएं, उन सबको कितना महत्व दिया जा रहा है। इन सब विषयों पर जब समाज के लोगों में, नागरिक समाज के लोगों में आम सहमति हो, पहली बात। इसको अगर हम दूसरे रूप में देखें कि समाज में जो विविधता वाले लोग हैं, जिनकी अपनी विविध आकांक्षाएं हैं, जिनकी अपनी विविध संस्कृति है, जिनकी अपनी विविध मान्यताएं हैं और जिनके अपने विविध हित हैं, उस विविधता के बावजूद पूरे सकल समाज का सामान्य हित क्या है, सकल समाज के लिए सामान्य उद्देश्य क्या है, यदि नागरिक समाज उनके ऊपर आम सहमति रखता है, तो उस व्यवस्था के आधार पर संविधानवाद अच्छी तरह से निर्मित हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक ऐसा समाज जो विविधता वाला हो, एक ऐसा नागरिक समाज जिसमें विविधताएं व्याप्त हैं, नागरिकों के अंदर, वर्गों के अंदर, और उनके विविध हित हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सब अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक राय, एक मत, एक सहमति अगर रखते हैं, तो उससे संविधानवाद को मजबूती प्राप्त होती है। ये संविधानवाद का तीसरा आधार हम बता सकते हैं। एक चौथा और अंतिम आधार संविधानवाद का बताया जाता है गौण लक्ष्यों और विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति। दो बातें इसमें बताई गई हैं, पहला गौण लक्ष्य और दूसरा विशिष्ट नीति प्रश्न। पहले हम बात करते हैं गौण लक्ष्य किसको कहते हैं। अभी मैंने कहा कि संविधान लागू किस पर हो रहा है? नागरिक समाज पर लागू हो रहा है। तो नागरिक समाज पर लागू होने वाले संविधान के द्वारा समाज के लोगों के कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जिनका विशेष महत्व नहीं होता है। हर वर्ग के अपने अलग अलग हित होते हैं, हर वर्ग के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं, और संविधान ये प्रयास करता है कि हर वर्ग को संतुष्टि प्रदान की जाए। तो एक वर्ग दूसरे वर्ग के हितों को पर्याप्त महत्व दे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, हमारे यहाँ पर अमीर वर्ग भी है आर्थिक आधार पर, गरीब वर्ग भी है। अगर सरकार गरीब वर्ग के लिए कुछ नीतियां बना रही है, तो अमीर वर्ग उस गरीब वर्ग के नीतियों, उनके हितों को सम्मान दे। उसी तरह से अगर कुछ नीतियां अमीर वर्ग के लिए बनाई जा रही है, तो गरीब वर्ग उसके मर्म को समझे और उनको सम्मान दे। तो कहने का तात्पर्य, अलग अलग आधारों पर जितने भी वर्ग हैं, उनके लिए जो भी लक्ष्य, गौण लक्ष्य सरकार के या राज्य के द्वारा निर्धारित हो रहे हैं, उनको, उनके ऊपर राज्य के नागरिकों में आम सहमति
आवश्यक है। इसी तरह से कुछ विशिष्ट नीतिगत प्रश्न भी होते हैं। विशिष्ट नीतिगत प्रश्न, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं भारत का, हमारे यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? समाज के अंदर जो बैकवर्ड क्लास है, जो वंचित वर्ग है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किए गए हैं। ये एक विशेष नीतिगत प्रश्न है, किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये कानून संविधान के द्वारा तय किया गया है। तो ऐसे जो विशेष नीतिगत प्रश्न हैं, उस पर भी राज्य के नागरिकों की आम सहमति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य, यदि नागरिक समाज के लोगों में राज्य के अंदर जितने भी गौण लक्ष्य हैं और विशिष्ट नीतिगत प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर यदि आम सहमति है, तो वो आम सहमति संविधानवाद को मजबूती प्रदान करती है। तो ये 4 आधार अभी हम लोगों ने देखी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहला आधार क्या है? संविधानवाद को मजबूती का या संविधानवाद का निर्माण किन आधारों पर होता है? पहला आधार, यदि राज्य के नागरिकों में, या हम किसी एक राज्य विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं, जिस राज्य में संविधान है और संविधानवाद निर्मित होना चाहता है, संविधानवाद को निर्मित किया जाने की आकांक्षा है, तो वहां पर पहली आवश्यकता क्या है कि उस राज्य के नागरिकों में वहां की संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर एक मत, एक सहमति होना आवश्यक है। दूसरा आधार हम क्या बता सकते हैं कि उस राज्य में सरकार विधि के शासन के द्वारा संचालित हो, यानी कि विधि के शासन की आवश्यकता पर राज्य और सरकार यदि आम सहमत है, तो वहां पर संविधानवाद को मजबूती दी जा सकती है। तीसरी बात, जिस राज्य या जिस समाज के ऊपर संविधान लागू किया जा रहा है, उस समाज के सामान्य उद्देश्यों पर यदि सभी नागरिकों में आम सहमति है, तो संविधानवाद को मजबूती प्राप्त होती है। और चौथे आधार के रूप में हमने देखा कि हर नागरिक समाज यदि अपने समाज के जो गौण लक्ष्य हैं, जो विशिष्ट नीतिगत प्रश्न हैं, जो राज्य शासन, राज व्यवस्था, इन सब से जुड़े हुए हैं, यदि उन पर आम सहमति है, तो संविधानवाद को मजबूती प्रदान की जा सकती है। तो ये 4 आधार अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखे। एक और छोटा सा प्रश्न या एक और छोटा सा विषय जो अभी हम इससे जुड़ा हुआ है, उसको देख लेते हैं। संविधानवाद की समस्याएं क्या हैं, या संविधानवाद को स्थापित करने में बाधाएं क्या हैं, या इसको हम तीसरे एक और रूप में समझ सकते हैं, संविधानवाद पर संकट किन कारणों से आता है। 3 बातें आप एक बार वापस टाइटल क्लियर कर लीजिए। संविधानवाद की स्थापना में बाधाएं या समस्याएं क्या है, और या संविधानवाद पर संकट किन कारकों से उत्पन्न होता है। उन्हीं चीजों को अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे टॉपिक को समझने के पहले आपके माइंड में संविधानवाद का अर्थ स्पष्ट होना जरूरी है। इसीलिए मैं एक बार वापस संविधानवाद के अर्थ को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं बहुत संक्षेप में। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का मतलब, अगर किसी राज्य का संविधान जन भावनाओं के अनुरूप बना है। जन भावनाएं मतलब, अगर उस संविधान में राज्य के विविध नागरिकों के हितों, उनकी परंपराओं, उनकी मान्यताओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी आस्थाओं, उनके रीति रिवाजों, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी मनोवृत्तियों, इन सबको ध्यान में रखकर संविधान में प्रावधान किए गए हैं। और फिर जब ऐसे संविधान के अनुसार शासन होता है, तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है? संविधानवाद की व्यवस्था। एक लाइन में अगर हम कहें कि जब संविधान जनता के अनुसार बना है और उसी के अनुसार शासन संविधान का संचालन हो रहा है, तो ये संविधानवाद की व्यवस्था है। इसीलिए अब हम आगे क्या देख रहे हैं, इस व्यवस्था में बाधाएं कब कब या कैसे कैसे आ सकती हैं, उसी को हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से समझ रहे हैं। संविधानवाद पर संकट कैसे आ सकता है, या संविधानवाद की समस्याएं या बाधाएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। पहली सीमा आप इसमें देख सकते हैं, युद्ध या वॉर। युद्ध का मतलब क्या होता है? जब 2 राज्य या 2 देश आपस में शस्त्रों के माध्यम से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, है ना, और उसी प्रतिद्वंदिता के चलते एक दूसरे से लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं,
तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का ये व्यवहार क्या कहलाता है? युद्ध कहलाता है। ये युद्ध हालांकि दो राज्यों के बीच में हो रहा है या दो से अधिक राज्यों के बीच में हो रहा है, लेकिन इस युद्ध से संविधानवाद पर संकट उत्पन्न होता है या संविधानवाद की स्थापना में बाधा आती है। कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई राज्य है, उस राज्य ने अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान कर रखे हैं। राज्य क्या चाहता है? संविधान क्या चाहता है? कि नागरिकों को विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाए उनकी इच्छा के अनुरूप। इसलिए उस संविधान ने अपने राज्य को स्वतंत्रता, समानता, बहुत सारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं। लेकिन अगर वो राज्य युद्ध में कूद जाता है, अगर उस राज्य को युद्ध का सामना करना पड़ता है, तो संभव है कि वो युद्ध की अवधि तक अपने नागरिकों से जितने भी अधिकार वो प्रदान कर रहा है वो अधिकार स्थगित कर दे, उन नागरिकों से वो अधिकार छीन ले। तो अगर नागरिकों से अधिकार छीने जा रहे हैं, इसका मतलब संविधान नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है। भले ही ये एक अस्थायी व्यवस्था है, भले ही ये टेम्पररी तौर पर अधिकारों का स्थगन है, लेकिन युद्ध के कारण हो क्या रहा है? संविधान नागरिकों के प्रतिकूल जा रहा है, नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य का लक्ष्य क्या है? राज्य का लक्ष्य युद्ध से निपटना है, युद्ध से राज्य को विजय प्राप्त करवाना है या युद्ध के संकट से राज्य को बचाना है। और इस उद्देश्य के लिए अगर वो संविधान में नागरिकों के विरुद्ध भी जाए तो भी वो उचित माना जाता है। तो ये पहला कारक हम बता सकते हैं, युद्ध की अवस्था जिसके चलते संविधानवाद के ऊपर संकट आ जाता है या संविधानवाद के स्थापना के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा जो हम कारक बता सकते हैं वो है निरंकुशतावाद, डेस्पोटिज्म। निरंकुशतावाद किसको बोलते हैं? आप लोगों ने ये शब्द सुन रखा है, निरंकुश होना। अगर कोई शासक शासन की शक्तियों का प्रयोग कंट्रोल हो जाए, विधि के आधार पर ना करे, स्थापित परंपराओं या मान्यताओं के आधार पर ना करे, बल्कि शासक या शासक वर्ग अपनी मनमर्जी से शासन की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के हितों, नागरिकों की इच्छाओं की अवहेलना करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये निरंकुशतावाद। निरंकुशतावाद का मतलब क्या है? अगर शासक या शासक वर्ग जनता के हितों की अनदेखी, भले ही वहां पर संविधान है और वो संविधान जनता के अनुरूप बनाया गया है, लेकिन जो शासक वर्ग नया आया है या जो जिसके हाथ में सत्ता है, अगर वो संविधान की भी उपेक्षा करके शासन की शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो ऐसी निरंकुश व्यवस्था में भी क्या होता है? संविधानवाद की स्थापना के मार्ग में बाधा आती है। तो संविधानवाद पर दूसरा संकट हम किसका बता सकते हैं? ऐसी व्यवस्था जो निरंकुशता से जुड़ी हुई है, यानी कि डेस्पोटिज्म या निरंकुशतावाद संविधानवाद की स्थापना के मार्ग में बाधा है। तीसरी बात अगर हम करें संविधानवाद की स्थापना में, तो वो है संसदीय संस्थाओं के पास कार्यभार की अधिकता, जिसको हम कह सकते हैं ओवर वर्कलोड। किसके पास? संसदीय संस्था। आप लोगों को पता है कि हर राज्य के अंदर कानून निर्माण का काम सरकार का कौन सा अंग करता है? व्यवस्थापिका करती है ना। कानून निर्मात्री संस्था के रूप में हम किसको जानते हैं? व्यवस्थापिका को जानते हैं। अगर व्यवस्थापिका के पास कार्यभार अधिक हो जाएगा मतलब यदि उसको बहुत कम समय में बहुत सारे विषयों पर कानून बनाने का उसको कार्यभार दे दिया जाएगा, तो परिणाम क्या होगा कि या तो वो सारे कानून जल्दबाजी में बनाएगी, जल्दबाजी में कानून बनाने के कारण क्या हो सकता है कि वो कानून अपर्याप्त, आधे अधूरे, अस्पष्ट या जनता के अनुकूल ना बने। अगर ऐसी स्थिति आई तो जनता की भावनाओं को के अनुरूप कानून नहीं बन पाएंगे, ये संविधानवाद के मार्ग में बाधा है। अगर हम अगर दूसरी चित्र की कल्पना करें, अगर व्यवस्थापिका के पास कार्यभार अधिक है तो हो सकेगा कि वहां पर प्रदत्त व्यवस्थापन, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कह रहे हैं, कि व्यवस्थापिका कानून निर्माण की शक्तियां किसको सौंप रही है? कार्यपालिका को सौंप रही है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था का उद्भव होगा, और अगर प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था आई तो उससे सरकार यानी कि कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य
संसदीय संस्थाओं के पास कार्यभार की अधिकता के चलते भी किसी राज्य में संविधानवाद पर संकट उत्पन्न हो सकता है। ये तीसरा कारक हम संविधानवाद की समस्या या बाधा के रूप में बता सकते हैं। चौथी बात, किसी भी राज्य के अंदर राजनीतिक समानता का सिद्धांत भी संविधानवाद की स्थापना के मार्ग में बाधक हो सकता है। राजनीतिक समानता का तात्पर्य क्या है? देखिए, हम लोगों ने एक बार चर्चा करी थी जब हम समानता का टॉपिक पढ़ रहे थे। समानता दो तरह की होती है, एक निरपेक्ष समानता और दूसरा आनुपातिक समानता। एक बार मैं इन दोनों को रिपीट कर देता हूं। निरपेक्ष समानता का मतलब क्या है कि घोड़ा और गधा दोनों को एक नजर से देखा जाएगा, चाहे कोई योग्य हो चाहे कोई अयोग्य हो, उन सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसको बोलते हैं निरपेक्ष समानता। आनुपातिक समानता का मतलब अगर किसी में योग्यता है तो योग्यता वाले के लिए एक अलग तरह का व्यवहार होगा, और अगर किसी में योग्यता नहीं है तो उसके लिए अलग व्यवहार होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को टीचर बनना है तो टीचर कौन बन सकता है? जिन जिन व्यक्तियों के पास बीएड की डिग्री है वो स्कूल के अंदर टीचर बन सकते हैं, और जो व्यक्ति निरक्षर है उनको टीचर बनने का अवसर नहीं होगा। सभी बीएड धारियों के साथ समान अवसर की समानता रहेगी, लेकिन सभी निरक्षरों के साथ उस अवसर को भुनाने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा। यह है आनुपातिक समानता। अब यहाँ पर जिस राजनीतिक समानता की बात की जा रही है वो निरपेक्ष समानता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी राज्य के अंदर, अगर किसी राज्य व्यवस्था के अंदर सभी नागरिकों को, चाहे वो योग्य हैं या योग्य नहीं है, अगर उनके साथ राजनीतिक तौर पर समानता का व्यवहार किया जाता है तो उससे उस राज्य व्यवस्था में जो योग्य, काबिल, सक्षम वर्ग है, जो आनुपातिक योग्यता रखता है, उसके अंदर असंतोष उभरता है और वो वर्ग उस व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समानता का सिद्धांत भी संविधानवाद की स्थापना में बाधक बनता है। तो हम ये एक और सीमा संविधानवाद के ऊपर बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो कारक है संविधानवाद की स्थापना में बाधक के रूप में, वो है प्रदत्त विशेषाधिकार, जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज देना, विशेष अधिकार प्रदान करना। अभी हमने कहा कि जैसे हम भारत की बात करें, भारत में समानता का सिद्धांत व्याप्त है। अभी हमने एक बात और करी थी कि विधि के शासन के तहत विधि सर्वोपरि है और विधि सभी के ऊपर समान रूप से लागू रहती है। ये दो बातें हम लोगों ने देखी है। लेकिन अगर इन दोनों बातों की उपेक्षा करके किसी राज्य के अंदर व्यक्ति या वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्रदान कर दिए जाएं, कुछ व्यक्तियों को या कुछ वर्गों को अलग से विशेष अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, तो उससे क्या होगा? उस समाज के अंदर विषमताएं उत्पन्न होगी, उस समाज के अंदर एक प्रकार का शोषण या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का दमन जैसा माहौल देखने को मिलेगा। तो ये प्रदत्त विशेषाधिकार समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं, एक प्रकार की विविधता, विषमता, असमानता को उत्पन्न करते हैं। और अगर समाज के अंदर असमानता उत्पन्न हो रही है तो अलग अलग वर्गों का जन्म होता है। एक शोषक वर्ग उत्पन्न होता है और दूसरा शोषित वर्ग उत्पन्न होता है। दोनों के अपने अलग अलग हित होते हैं और इन हितों में जब टकराव होता है तो उससे पूरी राज व्यवस्था असफल हो जाती है या पूरी राज व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर प्रदत्त विशेषाधिकार है तो उससे भी एक अच्छे संविधान का निर्माण नहीं हो पाएगा, और जब अच्छे और आदर्श संविधान का निर्माण नहीं होगा तो वो संविधानवाद के लिए एक चुनौती, एक समस्या, एक सीमा बनी रहेगी। तो ये एक अगला हमने कारक देखा संविधानवाद के मार्ग में बाधा का। एक अगली बात हम कर सकते हैं, संवैधानिक शासन का स्थगन, पोस्टपोन्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। आप याद करो, जब मैं संविधान का अर्थ बता रहा था तब मैंने संवैधानिक शासन का अर्थ बताया था। संवैधानिक शासन किसको बोलते हैं? ऐसी सरकार या ऐसा शासन जो संविधान में बताए गए प्रावधानों के आधार पर संचालित होता है। संविधान में जैसा लिखा गया है, संविधान में जैसा बताया गया है, संविधान में जैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जब उन्हीं प्रावधानों के आधार पर किसी राज्य के अंदर सरकार या शासन निर्मित, संचालित, क्रियान्वित, निर्देशित होती है
तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं कि ये संवैधानिक शासन है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, किसी राज्य के अंदर एक अच्छा संविधान बना हुआ है, एक अच्छे संविधान के माध्यम से वहां पर शासन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये संवैधानिक शासन है। लेकिन अचानक कोई एक ऐसा शासक आ जाता है जो कुछ समय के लिए, या जब तक वो अपने शासन पर काबिज है, जब तक उसके हाथ में सत्ता है, वो संविधान को स्थगित कर देता है, वो संविधान को मानने से मना कर देता है, चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। उन परिस्थितियों में वो संविधान को स्थगित कर देता है और कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से कानून बनाकर शासन करूंगा। तो ऐसी स्थिति में जब एक आदर्श या अच्छे संविधान को स्थगित कर दिया जाता है तो उससे भी संविधानवाद को चुनौती मिलती है, उससे भी संविधानवाद पर संकट उत्पन्न होता है। तो ये एक और बाधा हम बता सकते हैं, संवैधानिक शासन का स्थगन जो संविधानवाद को चुनौती देता है या उस पर सीमाएं लगाता है। एक आखिरी कारक हम बता सकते हैं संविधानवाद की चुनौती के रूप में, गृह युद्ध। आप सब लोगों ने गृह युद्ध के बारे में ये शब्द सुन रखा है। गृह युद्ध किसको बोलते हैं? एक राज्य के अंदर जब एक से अधिक वर्ग समुदाय आपस में अपने हितों को लेकर टकराते हैं, हिंसक हो जाते हैं, अराजक हो जाते हैं, तो उस राज्य के अंदर वो स्थिति क्या कहलाती है? गृह युद्ध की स्थिति कहलाती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपने देखा था युद्ध। युद्ध में दो पक्ष हैं। दो पक्ष कौन से? दोनों पक्ष दो अलग अलग राज्य हैं, है ना। लेकिन गृह युद्ध के अंदर भी दो पक्ष हैं, लेकिन वो दोनों पक्ष कौन से हैं? उस राज्य के अंदर के ही नागरिकों के दो पक्ष हैं, दो अलग अलग वर्ग हैं, दो अलग अलग समुदाय हैं, जिनके दो अलग अलग विरोधी हित हैं, और दोनों ही वर्ग अपने विरोधी हितों को पूरा करना चाहते हैं, अपने हितों का संरक्षण करना चाहते हैं। और जब वे एक दूसरे के प्रति अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो उन दोनों वर्गों के बीच में टकराव होता है। जब ये हिंसक टकराव उत्पन्न हो जाता है तो राज्य के अंदर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। और यही गृह युद्ध कहीं ना कहीं संविधान के प्रावधानों, संविधान की निष्पक्षता, इन सब को प्रभावित करता है। तो जब गृह युद्ध के कारण संविधान प्रभावित हो रहा है, जब गृह युद्ध के कारण नियमों कानूनों की अवहेलना हो रही है या नियमों और कानूनों की उपेक्षा हो रही है, तो उससे संविधानवाद पर असर पड़ता है। तो हम एक और बात क्या बता सकते हैं कि गृह युद्ध भी संविधानवाद के मार्ग में बाधक बनता है। तो कुल ये हमने 7 कारक देखे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं मोटे तौर पर। किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी राज्य व्यवस्था में संविधानवाद को चुनौतियां या बाधाएं कौन उत्पन्न करता है? पहला, युद्ध की स्थिति। दूसरा, उस राज्य के अंदर यदि निरंकुश शासन स्थापित हो जाए या निरंकुशवाद की स्थापना हो जाए तो संविधानवाद को चुनौती मिलती है। तीसरा, अगर राज्य के अंदर संसदीय संस्थाओं के पास ओवरबर्डन हो जाए, कार्यभार की अधिकता हो जाए, तब भी संविधानवाद प्रभावित होता है। अगर किसी राज्य में राजनीतिक समानता के सिद्धांत का पालन हो या उसकी उपेक्षा हो, दोनों अलग अलग संदर्भ हैं, तो उस स्थिति में भी संविधानवाद को चुनौती मिलती है। अगर किसी राज्य में किसी कुछ व्यक्तियों या कुछ वर्गों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, तब भी संविधानवाद पर संकट उत्पन्न होता है। अगर किसी राज्य के अंदर संवैधानिक शासन चल रहा है और शासक के द्वारा प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियों में संवैधानिक शासन को स्थगित किया जाता है, तो उससे भी संविधानवाद को चुनौती मिल रही है। ये भी संविधानवाद के समक्ष एक समस्या है। और आखिरी बात, अगर किसी राज्य के अंदर गृह युद्ध उत्पन्न होता है तो उससे राजनीतिक व्यवस्था में जो उथल पुथल आती है, उससे भी संविधानवाद पर संकट आता है। तो ये 7 कारक हम लोगों ने देखे जो किसी भी राज्य में अगर संविधानवाद है तो उसको चुनौती देते हैं। ये 7 कारक कैसे अगर संविधानवाद पर समस्याएं या संकट उत्पन्न होता है या संविधानवाद की स्थापना के मार्ग में बाधाएं आती हैं, तो उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले, सरकार के द्वारा किसी भी परिस्थिति में संविधान का पालन किया जाए, है ना। अभी आपने देखा था बाधाओं में
कि अगर कोई निरंकुश शासक आ जाए या संवैधानिक शासन का स्थगन अगर हो जाता है तो संविधानवाद को चुनौती मिलती है। लेकिन सुझाव क्या दिया जा सकता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर शासन या सरकार संविधान में जिन आदर्शों और मूल्यों को समाहित किया गया है, वो आदर्श और मूल्य जो राज्य की समस्त जनता के अनुरूप संविधान में सम्मिलित हैं, अगर उनका सम्मान किया जा रहा है, अगर उनका पालन किया जा रहा है, तो संविधानवाद को बनाए रखा जा सकता है या उसका संरक्षण किया जा सकता है। तीसरा, अगर युद्ध या गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, राज्य के अंदर हिंसक या अराजक माहौल है, तो ऐसी स्थिति में राज्य और सरकार दोनों इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो संविधान पर संकट ना आने दे, बल्कि संविधान में जो नियम है, जो विधियां हैं, जो कानून है, उसके अनुरूप उस अराजकता को शांत करे और संविधानवाद या संविधान को मेंटेन रखे। तो ये दूसरा उपाय, राज्य और सरकार अराजकता की स्थिति को निपटने में सक्षम होकर संविधानवाद की रक्षा कर सकती है। तीसरा उपाय ये भी सुझाया जा सकता है कि हर राज्य व्यवस्था के अंदर अभी जहां पर कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, हर राज्य व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं। तो राजनीतिक दलों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को संविधान के आदर्श, संविधान के मूल्य, संविधान के लक्ष्य, इनके बारे में समझाए, लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करे, उस व्यवस्था के प्रति, उस राज्य के प्रति लोगों की आस्थाओं को जीवित रखे, उन्हें निरंतरता प्रदान करे। अगर राजनीतिक दल इस तरह की भूमिका निभाते हैं तो अनिवार्यतः उस राज्य के अंदर संविधानवाद का संरक्षण किया जा सकता है। चौथी बात अगर हम कहें तो शासक वर्ग को ये चाहिए कि वो जनता की निरंतर सहानुभूति प्राप्त करे। अभी हमने देखा था कुछ बिंदुओं के अंदर कि अगर जनता में संविधान या कानून या नियमों के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है तो वो संविधान को चुनौती देते हैं। इस संकट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? संविधान को गतिशील बनाया जाए। कल हमने पढ़ा ना कि जनता की आवश्यकताएं, जनता की आकांक्षाएं समय परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। अगर जनता की मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं के अनुरूप संविधान में बदलाव हो रहा है तो डेफिनेटली इस प्रावधान से, इस व्यवस्था से जनता की सहानुभूति उस राज्य, उस शासन, उस संविधान के प्रति प्राप्त की जा सकती है। तो इस व्यवस्था के माध्यम से अगर निरंतर संविधानवाद को जनता का समर्थन, जनता का विश्वास, जनता की आस्था प्राप्त होगी तो अनिवार्यतः संविधानवाद को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। एक और सुझाव जो अभी हमने कारक के तौर पर देखा था, अगर राज्य की संस्थाएं ओवरबर्डन है, उनके पास कार्यभार की अधिकता है, तो संस्थाओं के अंदर कार्यभार का इस तरह से विभाजन किया जाना चाहिए कि हर संस्था अपना कार्य समय पर सही तरीके से जन भावनाओं को ध्यान में रखकर कर सके, ताकि उचित कानूनों का भी निर्माण हो सके, कानूनों का सही संचालन भी या क्रियान्वयन भी हो सके और उन कानूनों की रक्षा भी हो सके। संक्षेप में सभी संस्थाओं के कार्यभार को सही तरीके से संतुलित, समायोजित किया जाए ताकि कहीं पर भी संविधान को चुनौती उत्पन्न ना हो। और एक आखिरी बात हम बता सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा था, युद्ध जो है वो संविधानवाद की स्थापना के मार्ग में बाधक हैं। अब युद्धों को कौन टाल सकता है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं टाल सकती हैं, क्योंकि युद्ध किसके बीच में होते हैं? अलग अलग राज्यों के बीच में होते हैं। तो उन राज्यों को नियंत्रित, निर्देशित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन प्रभावी होगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगी। तो जैसे अभी वर्तमान में हम कह रहे हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रभावी तौर पर अगर राज्यों के बीच में युद्ध की स्थिति को टालते हैं या प्रचलित या चलने वाले युद्धों को रोकने का काम करते हैं या युद्ध की परिस्थितियों को स्थगित करते हैं, तो ये प्रयास भी संविधानवाद की स्थापना में सहयोगी बनेंगे। तो कुल हम 6 प्रयासों की बात कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं। अगर सरकार संविधान के आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम है,
अगर राज्य और सरकार राज्य के अंदर स्थापित अराजकता को निपटने में सक्षम है, अगर राज्य के अंदर संचालित राजनीतिक दल लोगों को उचित राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, अगर राज्य शासन या राज्य व्यवस्था निरंतर जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, अगर संसदीय संस्थाओं के कार्यभार को संतुलित समायोजित किया जा रहा है, और अगर अंतरराष्ट्रीय संगठनों का उचित निर्माण और विकास हो रहा है, तो डेफिनेटली संविधानवाद के मार्ग में जितनी भी समस्याएं आएगी उनका समाधान या उनका निराकरण किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ संविधानवाद का। आज हम लोगों ने देखा संविधानवाद के आधार क्या है, संविधानवाद के मार्ग में समस्याएं या बाधाएं क्या आती है, और उन बाधाओं से समाधान या उन निराकरण कैसे किया जा सकता है। ये 3 छोटी छोटी बातें हमने आज की क्लास के अंदर देखी।